सो गाइज वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस सेशन के अंदर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी है, द मुद्दा और द इशू विच इज ऑन गोइंग इजराइल एंड पैलेस्टीन। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो देर आर सेवरल सच इशूज जो कि बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, हिस्टोरिकली ही प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, एंड उनमें से एक मुद्दा ये इजराइल और पैलेस्टीन का भी है। अब जो रिसेंट इशू हुआ है उसके ऊपर तो चर्चा होगी ही, बट इन दिस वीडियो वी विल ऑल्सो ट्राई टू गो बैक द मेमोरी लेन, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द एक्टर्स विच हैव प्लेड अ रोल इन दिस पर्टिकुलर एंटायर इशू, जहां पर हम और स्टेट एक्टर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा यूएस के बारे में, यूके के बारे में, इनका रोल क्या रहा, इस सारे मुद्दे का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा इस वक्त में और आने वाले फ्यूचर में। ये सारी बातें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इफ यू आर समबडी हु इज एन एलियन टू दिस पर्टिकुलर इशू, आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। एंड ऑन दिस नोट आई विल इनवाइट अनुज सर। ही इज़ वन ऑफ द फैकल्टीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और काफ़ी लंबे समय से सर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं और इन चर्चों से और इन डिस्कशन से आप ज़्यादा वाकिफ़ हैं। सो आई वुड लाइक टू स्ट्रेट अवे टॉक अबाउट द इशू दैट इज़ करंटली गोइंग ऑन। सर, हमें पता है जैसे हमास का जो अटैक, सरप्राइज अटैक एकदम से इजराइल ने फेस किया, एकदम से द वर्ल्ड स्टार्टेड लुकिंग एट दिस इशू, एंड ये पहली बार तो सर नहीं हुआ। इट इज़ एन इशू जो बार बार आता है, इट कीप्स कमिंग बैक। तो इस बार जो मुद्दा है, हम उसको एक अगर नैरो पर्सपेक्टिव से देखें तो सोच सकते हैं कि ये इस बार मुद्दे में क्या हुआ। बट सर आपसे, क्योंकि अब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस। ये कहाँ से शुरू हुआ है ये मुद्दा, ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, और उसके बारे में फिर आगे करेंगे चर्चा। सर, पर पहले हिस्टोरिकल मुद्दा क्या है ये? तो थैंक यू सर, आपने बुलाया इस सेशन में जिसमें हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो जैसे आपने बात करी कि ये मुद्दा स्टार्ट हुआ, अभी हुआ, तो अभी तो जैसे आप सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड को पता है कि हमास ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको काफ़ी कंट्रीज ने टेररिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक सरप्राइज अटैक किया इजराइल के ऊपर। करेक्ट। अब वो कहा जाता है कि ये दुनिया का, मतलब काफ़ी समय से जो इजराइल के ऊपर अटैक हुआ है, तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक ओवर इजराइल। तो ये इट टुक द वर्ल्ड वाइड सरप्राइज। ऑब्वियसली इजराइल तो सरप्राइज हुआ ही होगा कि इतना हाईटेक फैसिलिटीज के साथ अटैक किया गया, कि मिसाइल्स आई, ऊपर से बंदे वो पैराग्लाइड में आए और इतने ज्यादा लोगों को होस्टेज बना के ले गए, जिसके ऊपर भी इजराइल ने हमला किया। पर अगर हम बात करें हिस्ट्री, जैसे अपने इतिहास की बात करी, तो इतिहास ये बहुत लंबा है सर। ये हिस्ट्री बहुत बड़ी है जिसमें इजराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा निकल के आता है, ताकि दुनिया में एक कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं ना, जैसे आपने कहा कि सॉल्व नहीं हो पा रहे या हो रहे काफ़ी समय से, तो एक ये मुद्दा है। आप ये सोचिए कि यूनाइटेड नेशन की जब फॉर्मेशन हुई 1945 में, तो उनको जो पहला इशू दिया गया रिजॉल्व करने के लिए, तो वो ये था कि उनको उन्होंने ये कहा कि आप इस इशू को रिजॉल्व करिए। तो आप हिसाब लगे 1945 से लेकर 2023 तक आज तक इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। आई थिंक ये बात तो सर काफ़ी एस्पिरेंट्स को पता भी नहीं होगी शायद कि ये पहला मुद्दा था जो यूएन तक पहुंचा। तो सर इसका फिर हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग अगर एक लेमन पर्सपेक्टिव से देखें, अगर बच्चे को कुछ आइडिया नहीं है कि ये क्या है, इसको कैसे हम सबसे इजीली समझ सकते हैं? तो सर इसका जो इशू है, ये इशू जो है ये बड़ा पुराना, अगर हम जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको माइथोलॉजी में तो हम जाएंगे नहीं, ठीक है, कि हम ये नहीं जाएंगे कि ज्यूइश रिलीजन, जुडाइज्म जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अगर मोटी मोटी बात करें तो दुनिया में 3 बेसिक अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। एक तो है क्रिश्चियनिटी, दूसरा है इस्लाम, तीसरा है जुडाइज्म। तो ये तीनों जो है इनका ओरिजिन एक तरह से सेम पॉइंट से माना जाता है। अब्राहमिक रिलीजन जो है, प्रॉफिट इब्राहिम, उसके आगे जो ट्राइब्स निकली, उनके आगे जो ट्राइब निकली, वहां से इसका रिलीजन माना जाता है। तो उतने इतिहास में हम जाने की हमें जरूरत भी नहीं है, उतने इतिहास की हम बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे मिथ्स हैं, कुछ लेजेंड्स हैं, तो वो उन लेजेंड्स में से निकली हुई कहानियां हैं। पर अगर हम इस इशू के ऊपर फोकस करें तो ज्यूज जो है ना, अगर हम इतिहास को ठीक से पढ़ते हैं तो ये हमें पाया जाएगा कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। इट इज इंडीड वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी जो परसिक्यूशन है वो आज की नहीं है, वो बहुत समय की परसिक्यूशन चलती आ रही है। अगर आप बात करें कि 70 AD 71 AD में भी इनकी परसिक्यूशन हुई, जब रोमन्स ने इनके ऊपर अटैक किया था। अब अगर हम इस एरिया की बात करें, जो ये आज एरिया है, इजराइल का एरिया है, इजराइल का एरिया है, तो इजराइल के एरिया में सबको पता होगा कि जेरूसलम की बात बार बार उठ के आती है। जी। अब जेरूसलम जो है वो होली सिटी है 3 रिलीजन्स के लिए। एक तो उसमें क्रिश्चियनिटी है, दूसरा उसमें इस्लाम है, तीसरा उसमें जो है ज्यूज है। अब इसी जेरूसलम सिटी के में एक मंदिर बनाया गया था, सोलोमन टेम्पल जिसको कहा जाता है फर्स्ट टेम्पल, फर्स्ट ग्रेट टेम्पल। अब ये बनाया था सोलोमन ने। अब इस सोलोमन टेम्पल के ऊपर अटैक हुआ था, जिसको रोमन्स ने अटैक किया था और इसको ब्रेक डाउन कर दिया गया था। उसके बाद एक सेकंड टेंपल बनाया गया, जिसको कहते हैं सेकंड टेंपल। वो सोलोमन ने बनाया था, वो किंग हेरोड ने बनाया था। उसको हेरोड मंदिर या हेरोड टेंपल के नाम से भी जाना जाता है, अगर आसान भाषा में बात करें तो। 70 AD 71 AD में इसके ऊपर अटैक किया
रोमन्स ने वहीं से ये रोमन्स ने शुरुआत ही हो चुकी है इशू की। रोमन्स ने अटैक किया इसके ऊपर। रोमन्स ने जब इसके ऊपर अटैक किया, नहीं अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जेरूसलम की इंपॉर्टेंस क्या है जेरूसलम की importance। ज्यूज के लिए। अब 71 एडी में जब रोमन्स ने 71 एडी में रोमन्स ने इसके ऊपर अटैक किया, तो इतना इस टाइम पे बुरा अटैक हुआ कि सिर्फ मंदिर नहीं तोड़ा गया, मंदिर के साथ साथ बहुत सारे ज्यूज को वहां से भागने के लिए मजबूर करा गया। अब जो अगर हम जेरूसलम सिटी में, सबने सुना भी होगा कि हम बार बार बात करते हैं अल-अक्सा मॉस्क की, वेलिंग वॉल की। Correct। तो जो ये वेलिंग वॉल है वो इसी सेकंड टेंपल की है। अच्छा, जो अभी सिर्फ एक एरिया बचा हुआ बिल्कुल, जो कि still standing। वो वेलिंग वॉल इसी सेकंड टेंपल की है, जहां पे ज्यूज आके वेलिंग का मतलब पता है, रोते हैं, ऊंची ऊंची रोते हैं वो, कि वो इस चीज को बचा नहीं पाए। तो ये जो है, ये कि बहुत होली साइट है ज्यूज के लिए। अगर हम आ जाएं क्रिश्चियनिटी के ऊपर, तो क्रिश्चियनिटी के पास अगर हम देखें तो वहां पे जेरूसलम के पास एक जगह है बेथलेहम के नाम से। बेथलेहम में ये माना जाता है कि जीसस का जन्म जो था इस एरिया में हुआ था। तो उनके लिए भी उतना ही पर important बेथलेहम से इंपॉर्टेंट उनके लिए जेरूसलम क्यों बन गया? क्योंकि जेरूसलम में कहा जाता है कि जीसस प्रीच भी वहीं करते थे और जीसस को क्रूसीफाई भी वहीं करा गया। तो वहां से क्रिश्चियनिटी के लिए जो है ये जेरूसलम इंपॉर्टेंट हो गया। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में जेरूसलम की, ऑल्दो कुरान शरीफ में जेरूसलम शब्द लिखा नहीं हुआ, पर यह कहा जाता है कि इस्लाम में भी जेरूसलम की बहुत इंपॉर्टेंस है। कि अब ये कहा जाता है कि जो कहानी बनी हुई है जिसमें माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, उनको जब अल्लाह से बात करने के लिए बुलाया गया, तो मक्का मदीना से, जो कि आप सबको पता है, हम सबको पता है कि वन ऑफ द होलीएस्ट साइट है इस्लाम के लिए, फर्स्ट होलीएस्ट साइट मक्का मदीना एंड द थर्ड होलीएस्ट साइट वो यही है जेरूसलम, अल-अक्सा मॉस्क है वहां पे। तो वहां पे जब बुलाया गया अल्लाह से बात करने के लिए, तो अपने घोड़े के ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद मक्का मदीना से जेरूसलम आए। तो जेरूसलम में जो आज वहां पे एक पत्थर है, जिसको आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसी टेंपल कॉम्प्लेक्स में है वो एरिया भी, तो वहां से कहा जाता है कि वहां पे जो पत्थर है, वहां से पैर रखे, उसके ऊपर घोड़ा जो था उनका, वो बात करने गए अल्लाह से, उसको कहा जाता है हरम अल शरीफ। तो हरम अल शरीफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, वो अल-अक्सा मॉस्क के पास ही है। रिलीजियस एरियाज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। और आप ये हिसाब मानिए कि जैसे आज इस्लाम में जो नमाज पढ़ी जाती है वो मक्का मदीना के डायरेक्शन में पढ़ी जाती है, पर प्रॉफिट मोहम्मद ने अर्लियर कहा था कि जो नमाज पढ़ी जाएगी या फिर लोग पढ़ते हैं वो जेरूसलम की डायरेक्शन में पढ़ते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, जहां से ये सारा जो मुद्दा है जेरूसलम की इंपॉर्टेंस निकल के आती है, हिस्टोरिकली की इंपॉर्टेंस निकल के आती है। अब अगर जैसे मैंने बताया 71 एडीज के आसपास ज्यूज को फ्ली करने की बात की, अब बहुत सालों तक इसके ऊपर चलता रहा कि ज्यूज ने कहा कि हमारा कोई होमलैंड नहीं है जो कि सेटलमेंट होनी चाहिए जेरूसलम के आसपास ही, वो इसको अपना शहर मानते थे, अपना एरिया मानते थे कि यहाँ से हमारे रिलीजन की जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। अब उसके बाद 1897 में एक वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होती है। अब वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन कौन करते हैं? एक ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था थियोडर हर्जल। तो थियोडर हर्जल ने बोला कि हम सबको एक मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट की स्टार्टिंग करी गई। उस पॉलिटिकल मूवमेंट में उन्होंने डिमांड रखी कि हमें अपना एक एरिया चाहिए। अब आप ये मानिए दिशांत सर कि उसमें ये कहीं नहीं कहा गया था कि ये जो जेरूसलम है ये हमारा होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारा एक होमलैंड स्टेट होना चाहिए। ज्यूज की डिमांड थी कि हमारा एक होमलैंड स्टेट होना चाहिए, जो ऑब्वियसली ये पैलेस्टीन वाला एरिया जो था इसके साथ ओवरलैप करता था। तो यहाँ से जो था स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1940 हम सबको पता है जो हिटलर ने हॉलोकॉस्ट किया, ठीक है, जो बहुत ही डायरेक्टेड टुवर्ड्स, बिल्कुल, तो बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट हुआ पूरी दुनिया में। पर उससे पहले अगर हम और देखें, अभी तो हम ज्यूज की परसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, पर अगर उससे पहले थोड़ी सी और देखें तो 1915 में जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, तो वहां पे ब्रिटिश अरब में आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस की जाती है, जिसको बोला जाता है मैकमन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस। तो मैकमन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस में ब्रिटिशर्स ने अरब वर्ल्ड को ये कहा कि आप हमारी सपोर्ट करें, हम ये एरिया आपको दे देंगे, क्योंकि जो पैलेस्टीन वाला एरिया था ये उस समय के ऑटोमन एम्पायर के पास था, ठीक है। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स ने ज्यूस को ये बोल दिया बेल्फोर डिक्लेरेशन में कि आप हमें सपोर्ट करें और हम क्या करेंगे, हम ये पैलेस्टीन वाला एरिया आपको दे देंगे। तो अरब को भी बोल दिया और ज्यूस को भी बोल दिया, तो कहीं ना कहीं डबल प्ले हुआ। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात है, उससे भी इंटरेस्टिंग हुआ साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट। ये एक बड़ा सीक्रेट एग्रीमेंट था, ना ही ज्यूज इसके बारे में जानते थे, ना ही अरब इसके बारे में जानता था। ये एग्रीमेंट था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, कि उन्होंने कहा कि अगर हम जंग जीत लेते हैं तो ये एरिया हमारा हो जाएगा। तो यहां पे जब ये युद्ध जीते, तो उसके बाद 1917 से लेकर 1948 तक पैलेस्टीन का एरिया ब्रिटिश ने राज किया है।
तो अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी बीच में इन्वॉल्व हो गए। तो सर उस टाइम पे मतलब सिचुएशन थी कि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, बट रह वहां पर पैलेस्टीन्स भी रहे थे, जूस भी रहे थे। तो सर उस टाइम पे कोई ऐसी प्रोसिक्यूशन देखने को मिली ब्रिटिशर्स की तरफ से, या फिर कोई एक तरफा ट्रीटमेंट देखने को दिखा? नहीं सर, ब्रिटिशर्स की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये फिर मामला आता हिटलर के ऊपर, जब हिटलर ने परसिक्यूट करना शुरू किया, जूस को टारगेट करना शुरू। बिल्कुल सर, हॉलोकॉस्ट हुआ जो बहुत ही एक दर्दनाक इंसिडेंट है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है दुनिया का। तो वहां से जूस फ्ली करके आए, तो वो ऑलमोस्ट आके सारे के सारे जो थे वो इस रीजन में बसे। अब ये रीजन में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अब ये मुद्दा चला गया यूनाइटेड नेशंस के पास 1945 में, जैसा आपने बताया कि इसको लेकर तो यूनाइटेड नेशंस के पास गए, तो यूनाइटेड नेशन को सॉल्व करो। अब ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो ब्रिटिशर्स ने अपना बोरिया बिस्तरा पैक किया 1948 में और चले गए, जैसे उन्होंने इंडिया में करा। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन उनका। ये एक तरह से काम यही रहता था कि बीच में सारी फसाद करके सोल्यूशन छोड़ने के लिए वो चले जाते थे। 1948 में जब ब्रिटिशर्स गए, तो उससे पहले मुद्दा यूनाइटेड नेशन चला गया था। तो 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान दिया। वो पार्टीशन प्लान में उन्होंने क्या कहा कि जो पैलेस्टीन वाला एरिया है, इसमें से 55% एरिया ज्यूश लैंड होगा, 45% एरिया जो है वो पैलेस्टीनियन लैंड होगा, और जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया गया कि ये इंटरनेशनल सिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे हर रिलीजन का, तीनों मेजर रिलीजन्स की इंपॉर्टेंट एरिया है कि इंटरनेशनल सिटी कंट्रोल बाय यूनाइटेड नेशंस। तो सर फिर ये जो यूनाइटेड नेशंस का प्रस्ताव रखा गया, या फिर एक पीस एफर्ट किया गया उनकी तरफ से, ये क्या वैसे आप देखते हैं क्या ये जस्टिफाइड था? मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हैं कि एक एरिया है, एक एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है, जिसमें दो दल एक ही लैंड एरिया के लिए लड़ रहे हैं, या उनके लिए दोनों ही वो रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो उसमें 55% 45% को कौन मैनेज करे? पहली बात तो इस चीज़ के बारे में सवाल उठाया जा सकता है। दूसरा, अगर मैनेज कर भी लिया, क्या इसके अंदर से उस टाइम पे ही नहीं आइडिया था कि ये इशू फिर से बार बार आ सकता है और ये एक रेगुलर इशू बन सकता है फॉर पीपल लिविंग इन दोज एरियाज? उनको ये कोई एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट, क्या आप मानते हैं कि अच्छा अरेंजमेंट दिया गया बाय यूएन और बाय अदर बॉडीज? सर अच्छा अरेंजमेंट तो चलो मैं कह नहीं सकता, पर हाँ ये जरूर है कि अगर दो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, तो उसमें ये मानना ना मानना तो उन एरियाज के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ की शासित गवर्नमेंट जो होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है, शासन के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर इस प्लान की बात करें तो ज्यूज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। ज्यूज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उनको तो होमलैंड मिल रहा था, जिसकी डिमांड उनकी आप हिसाब लगाइए कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम तो इनकी डिमांड 1940 या 1920 से देखते हैं। आप हिसाब लगाइए, मैं 70 AD की बात कर रहा हूँ, तो कितनी पुरानी इनकी डिमांड है। तो जब इनको जमीन मिल रही थी, तो इनको अपना घर मिल रहा था, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बट फॉर पैलेस्टीनियंस दिस वुड हैव बीन एन इशू। अरेबिक वर्ल्ड ने बोला कि हम इसकी एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे। वहां से सारी स्टार्ट होती है अरब इजराइल की जंग, कि अरब वर्ल्ड जो है, अरेबिक वर्ल्ड जो है, और इजराइल जो है, मतलब इस्लाम और ज्यूज कि अगर जिनको मोटी मोटी अगर रिलीजन के कैटेगराइजेशन में बांटे, तो उसकी जंग स्टार्ट होती है। वैसे बांटना नहीं चाहिए ये, रादर देन अगर ज्यादातर लोग इसको रिलीजियस इशू देखते हैं, ये रिलीजन से ज्यादा आज के समय में जियोपॉलिटिकल इशू है कि अरब वर्ल्ड वर्सेस इजराइल। अगर मैं सर इसी पॉइंट पे, अगर आई थिंक हम पीछे यहाँ पर मैप भी दिखा सकते हैं, बट सर जैसे आपने बोला कि अरेंजमेंट में डिसाइड किया गया था कि 55% और 45%, 55 वुड गो टू ज्यूज एंड जो बचा हुआ 45% वुड गो टू पैलेस्टीन। बट सर अगर हम देखें हिस्टोरिकली, हम कुछ एरियाज के अंदर अगर देखें, कुछ ईयर्स के बाद अगर हम मैप देखें, तो द एरिया दैट इज टुडे बीइंग कंट्रोल्ड बाय ज्यूज इज वे हायर देन 55%। तो वो तो एरिया बढ़ता ही गया, और हम देखते भी हैं कि जैसे पैलेस्टीन को भी इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, वेस्ट बैंक वाला एक एरिया और एक गाजा स्ट्रिप। और सर ये भी बहुत बार एलिगेशंस लगी हैं कि ज्यूज ने परसिक्यूट किया है पैलेस्टाइन को। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? सर परसिक्यूशन की बात तो अलग है, पर परसिक्यूशन से ज्यादा ये एक तरह से रिटेलिटरी टैक्टिक्स थे दोनों की तरफ से। चाहे फिर आप पैलेस्टीनियंस की बात करें, चाहे फिर आप इजराइल की बात करें। अब इजराइल तो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है, पैलेस्टीन तो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट भी नहीं है। तो अब ये जैसे आपने बोला कि एरिया जो है घटता गया, तो इसकी एरिया जो घटता गया, इसके युद्ध बड़े सारे हुए कि 1948 में फर्स्ट वॉर होगी, ठीक है, 1948 में ही फर्स्ट अरब इजराइल वॉर होगी, जहां पे 5 अरेबिक कंट्रीज ने मिलकर इजराइल को अटैक किया। अब हिसाब लगाइए कि जो कंट्री 1947 में जिसकी 48 में सॉरी जिसकी फॉर्मेशन हो रही है, 1948 में उसकी फॉर्मेशन हुई है, वो आज तक कोई जंग नहीं हारा। 1948 में जब अरब कंट्रीज ने 5 अरेबियन कंट्रीज ने अटैक किया, तो वहां पे इजराइल जीता। इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने काफी सारे पैलेस्टीन लैंड को कैप्चर कर लिया, वहीं से कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई, एनेक्सेशन वहीं से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद कुछ एरिया, जैसे हमने गाजा स्ट्रिप की बात करी, वेस्ट बैंक की बात करी, तो गाजा स्ट्रिप का जो एरिया था वो इजिप्ट के कंट्रोल में आ गया, और जो वेस्ट बैंक का एरिया था वो जॉर्डन के कंट्रोल में आ गया। तो इन जो अरेबिक कंट्रीज, तो पैलेस्टीन के कंट्रोल में कुछ नहीं रहा। अब अगर हम कहें कि पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस थी या पैलेस्टीन की स्टेट बन जाएगी, तो उनके कंट्रोल में कुछ रहा ही नहीं। सारी जमीन, मैक्सिमम जमीन जो थी उनकी इजराइल ले गया। जो ये 2 बची, जिसको गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप कहते हैं या वेस्ट बैंक का एरिया कहते हैं, तो गाजा पट्टी जो थी, गाजा स्ट्रिप जो था वो इजिप्ट ले गया, और वेस्ट बैंक जो था वो
जॉर्डन ले गया। और आप हिसाब लगाइए सर, 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियन जो थे वो रेफ्यूजीज बन के रह गए। तो ना इधर के रहे फिर वो ना, बिल्कुल सर, 1948 में बहुत बड़े पैलेस्टीनियंस जो थे उनका एक्सोडस हुआ अपने होमलैंड से दूसरे एरियाज की तरफ। तो यहां से पहला जंग हुआ। तो जो आपने जमीन की बात करी वो बढ़ती गई। उसी तरह 1967 में दूसरी वॉर हुई, अरब इजराइल वॉर हुई, ठीक है, वहां पे जिसको 6 डे वॉर भी कहा जाता है, वहां पे इजराइल जीता। अब सर हिसाब लगाइए, इजराइल ने इजिप्ट का कुछ एरिया वो भी कैप्चर कर लिया, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला कैप्चर कर लिया, गाजा भी कैप्चर कर लिया, गाजा स्ट्रिप जो है वो इजराइल ने कैप्चर कर लिया। उसी तरह गोलान हाइट जो था, वेस्ट बैंक जो था, ईस्ट जेरूसलम जो था, वो सारा जो था वो इजराइल ने कैप्चर कर लिया 1967 में। तो 1967 में इजराइल का जो एरिया था वो बहुत ज्यादा हो गया। तो धीरे धीरे वहीं से पेनिट्रेशन जो थी वो स्टार्ट हो गई, और आज तक अगर हम देखें तो पेनिट्रेशन इंक्रीज है। वो तो सर मैप्स क्लियरली आर शोइंग के बहुत ज़्यादा अब तो इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है। सर इसी पॉइंट पे जैसे अगर हम इतने सालों में जो भी इजराइल की पावर रही है, एक तो उनकी जो इंडिजीनियस पावर रही है वो खुद बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रहे हैं, और एज वी कैन से कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज टुडे इफ़ वी कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ मेनी फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी के फैक्टर्स अगर हम बात करें, मिलिटरीली अगर हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इतने ज़बरदस्त उनके इक्विपमेंट्स और सारे प्रेपरेशंस रही हैं। सर ये सब कुछ होने के बावजूद ये करंट अटैक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसको एक सरप्राइज अटैक बताया जा रहा है। सो कैन वी एट्रीब्यूट दिस टू एज अ फेलियर ऑफ मोसाद विच इज द प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इजराइल? सर काफी सारे पॉलिटिकल जो आपके सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं, वो बोल तो यही रहे हैं कि इट कैन बी कंसिडर्ड, इट कैन बी अमाउंटेड टू द फेलियर ऑफ द इंटेलिजेंसेस, क्योंकि इतना बड़े मात्रा में अटैक 5000 बिल्कुल सर, और मिसाइल्स आए, ऊपर से आप हिसाब लगाइए कि जो वो हैं पैराग्लाइडर्स आए, ठीक है, और अभी जो एस्टिमेटेड नंबर्स हैं अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आप हिसाब लगाएंगे कि मोर देन 250 होस्टेजेस जो हैं वो हमास लेके जा चुका है, मोर देन 250 होस्टेजेस, और बड़ी अनफॉर्चुनेट वीडियोस भी पिछले कुछ 1-2 दिनों में आई हैं, ठीक है। तो अब ये 250 जो होस्टेजेस हैं, और ये सारे इजराइलीज तो है नहीं, सारे ज्यूज भी नहीं है, ठीक है, तो ये इतना बड़ा जो फेलियर अटैक हुआ, तो इसके पीछे जो हमास है इसको सपोर्ट भी है। तो उस सपोर्ट का ही मैं एंगल थोड़ा सा एक्चुअली मैं वहाँ तक ही पहुँच रहा था कि सपोर्ट में अगर हम इजराइल के नज़रिए से देखें तो दे वुड ऑलवेज लाइक टू पोर्ट्रे हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह पोर्ट्रे किया जाएगा। तो अगर उस लहजे से हम भी अगर देखने की कोशिश करें तो बिना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के, बिना आर्म्स, बिना एम्यूनिशन, बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के एक बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग अटैक तो नहीं कर सकती। एंड इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर सपोर्ट की हम बात कर ही रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज सम सपोर्ट विच इज लेट्स से कमिंग फ्रॉम ईरान, पॉसिबल कमिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया, अरब वर्ल्ड। तो सर अब क्या हम ये देख सकते हैं कि एक तरफ एक जुट बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है जहाँ पर अरब वर्ल्ड एक कॉर्नर पे आ रहा है, दूसरे कॉर्नर पे हम देख रहे हैं इजराइल के साथ यूएस की सपोर्ट, इजराइल के साथ यूके की सपोर्ट, एंड हमने इंडिया की सपोर्ट की भी चर्चा देखी है, इंडिया ने भी मतलब बिल्कुल प्रॉपरली सपोर्ट करने की बात करी है। तो क्या दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट कैन इट टेक अ शेप ऑफ अ बिगर वॉर इन द फ्यूचर? तो सर बिगर वॉर तो अभी तो कुछ नहीं है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी चर्चा हुई थी, कैन इट शेप टू अ बिगर वॉर, तो वो हुआ नहीं, ठीक है, वो हुआ नहीं क्योंकि दुनिया एज ऑफ नाउ, जैसे इन पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी होती है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी, तो वो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड, इतना ज़्यादा एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है कि लार्जर वॉर की शेप लेना, तो एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो बड़े सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं दुनिया में जिनका रोल रहता है इस चीज़ में, से यूएस है, चाइना है, यूके है, नो डाउट इंडिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, रशिया को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते चीज़ों में, सऊदी अरेबिया है, इजराइल है, ईरान है, तो ये सारे जो एरियाज हैं, कंट्रीज हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। तो लार्जर वॉर तो अभी तक तो एज सच कोई इसमें निकल के आया, पर हाँ ये ज़रूर है कि अगर हम देखें अगर हम ये देखें कि जो आपने सपोर्ट की बात करी इस रीजन को, तो जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमास के कुछ लीडर्स ने ये मीडिया इंटरव्यू में भी कहा कि ये जो अटैक है दिस बेसिकली इज अ लार्जर मैसेज। ये सिर्फ ये अटैक नहीं है कि हमास ने अटैक किया और वो ले लिया। अब देखो हमास जो है वो पूरा पैलेस्टीन कंट्रोल नहीं करता है, हमास भी जो गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है, जो वेस्ट बैंक है वो पैलेस्टीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। एंड सर इनकी आपस में सपोर्ट नहीं, सर इनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, इनकी आपस में नहीं बनती क्योंकि पैलेस्टीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल को एक्सेप्ट करा हुआ है। तो जो हमास था इन्होंने कहा कि आपने इजराइल को एक्सेप्ट कैसे करा, तो वहीं से की और पीएलओ की भी आपस में इनको बोलते हैं, एक हमास है और पीएलओ की ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं अल फतह, ठीक है। तो इनके आपस में प्रॉब्लम है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, जो पीएलओ है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसको इजराइल एक्सेप्ट करता है, उसको बिल्कुल सर उसको इजराइल ने भी रिकॉग्निशन दी हुई है, सपोर्ट तो नहीं पर उसको रिकॉग्निशन दी हुई है इजराइल ने भी। तो वो एक तरह से इंटरकनेक्टिविटी जो है वो चलती आ रही है। उसके बाद ही अगर हम देखें
उसके बाद ही जो आपने अभी सवाल पूछा, हमास का सवाल पूछा, तो ये मैं बोल रहा था ये लार्जर मैसेज है। किसको लार्जर मैसेज है? ये लार्जर मैसेज है अरब वर्ल्ड को, क्योंकि हमास के लीडर ने ये कहा कि अगर आप इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप देखते हो तो उसका यही जवाब मिलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ द रीजन कैन नॉट बी डिस्काउंटेड विदाउट पैलेस्टीनियंस। क्योंकि 2020 में अगर हम ये बात करें तो 2020 में इब्राहिम अकॉर्ड साइन हुए थे। अब उस इब्राहिम अकॉर्ड्स में अगर देखा जाए तो जो आपकी रीजन एरियाज हैं, जैसे आपका बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, इन्होंने, इजिप्ट भी इसका पार्ट, इजिप्ट सर 1970s में ही उसने, इजिप्ट फर्स्ट अरेबिक कंट्री थी 1970s में ही अपना सऊदी अरेबिया सॉरी इजराइल के साथ कॉन्टैक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन में एस्टेब्लिश कर लिया था। तो इन तीनों कंट्रीज ने, बहरीन, कुवैत और ओमान ने क्या करा कि इन्होंने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिए किसके साथ? इजराइल के साथ, इब्राहिम अकॉर्ड्स के अंतर्गत। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है कि हमास ने कहा कि आप साइडलाइन कर रहे हो पैलेस्टीन के इशू को और लार्जर रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो इजराइल के साथ। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका रिजल्ट हमने अभी ये भी देखा कि सऊदी अरेबिया ने भी सपोर्ट करा हमास को। उन्होंने बोला कि सर पैलेस्टीन का जो इशू है बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर इवन अब तो सऊदी अरेबिया के साथ साथ हमने जो अटैक अभी हिजबुल्लाह वाली उनके साथ, लेबनान भी अब इज अ पार्टी टू दिस वॉर नाउ, वो वेरी मच इंक्लूडेड इन द वॉर। तो ऐसे करते करते ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि और अरेबियन कंट्रीज, सऊदी अरेबियन के साथ और अरब कंट्रीज को भी इसमें घसीटा जाए या फिर उनको पुल किया जाए इस। अगर सर सऊदी अरेबिया ने वॉर में आउटराइटली ये नहीं कहा कि हम आपको मिलिट्री सपोर्ट देंगे, ठीक है, ये हिजबुल्लाह की सपोर्ट है। हिजबुल्लाह जो है ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेबनान के अंदर जो, बिल्कुल सर, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लेबनीज सिविल वॉर जो हुई थी 1975 से 1990 तक की, वहां से ओरिजिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इस जो हिजबुल्लाह है इसको प्राइमरी सपोर्ट है ईरान की, क्योंकि अब देखा होगा जब ये अटैक हुआ इजराइल के ऊपर तो ईरान की पार्लियामेंट में सेलिब्रेशन की गई, ठीक है। तो इसको प्राइमरी सपोर्ट है ईरान की, इसको सपोर्ट है रशिया की। रशिया कि जो ये हिजबुल्लाह जो है इसने रशिया के साथ मिलके सीरिया में बशर अल असद को सपोर्ट भी करा था। तो ये एक बड़ा जॉइंट कनेक्टेड है पूरा ये। और जो हिजबुल्लाह है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 6 कंट्रीज, जो आपकी 6 गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज हैं, उन्होंने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसको हिजबुल्लाह सपोर्ट कर रहा है हमास को। तो ये सर इस वजह से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपस में सपोर्ट करके जो इजराइल पे अटैक हुआ है तो उसको एक बैकग्राउंड में देखा जो सर आपकी डिस्कशन से अभी लग रहा है वो तो यही लग रहा है कि फिलहाल द इशू इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, सो मेनी एक्टर्स आर इन्वॉल्व, सो मेनी स्टेट्स आर इन्वॉल्व। सो ये मुद्दा लग तो नहीं रहा अभी आपकी बातें सुन के बहुत जल्दी ऐसा जिसमें कोई रिस्पाइट देखने को मिलेगा। वी हैव बीन लुकिंग एट रशिया एंड यूक्रेन सर, वहाँ पर भी अभी तक कोई रिस्पाइट नहीं है। उसको देखते देखते वी आर ऑलरेडी लुकिंग एट अनदर वॉर विच इज स्टार्टिंग इन द सिमिलर रीजन। इसके अलावा सर ये सारे जो इम्पैक्ट्स अभी हम देख रहे हैं इन द 21st सेंचुरी, जो सेंचुरी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की मानी जाती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की मानी जाती है, ह्यूमन राइट्स की मानी जाती है, पीस की बात इस एरा के अंदर इतनी ज़्यादा करी जाती है, इसी एरा के अंदर हम ये सब होते हुए देख रहे हैं। सर इसका इम्पैक्ट एक डेवलपिंग कंट्री एज इंडिया के ऊपर कैसा रहेगा? इंडिया के नज़रिए से क्या इसके रिपरकशंस हम तक पहुंच सकते हैं? देखो सर, जैसे आपने बात करी डेवलपमेंट का टाइम है, पीस का टाइम है, तो कभी भी स्टेट इंटरेस्ट कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कहा जाता है कि स्टेट सुप्रीम है, कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कुछ नहीं होता, चाहे फिर आपके टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट हो जाए। हर तरह के इंटरेस्ट, कुछ टेम्परेरी इंटरेस्ट भी होते हैं, कुछ कोर नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। स्टेट की सॉवरेनिटी कोर नेशनल इंटरेस्ट होता है, इस साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और तो जहाँ तक बात रही इंडिया की, इंडिया ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करा 1992 में। अब आज के टाइम के ऊपर इजराइल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सर, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की खूबसूरती अगर हम देखें पिछले कुछ समय में, स्पेशली अगर 2014 के बाद की अगर हम बात करें, जो अभी मिस्टर मोदी साहब का एरा है, तो अगर इसकी बात करें तो 2014 में इंडिया ने क्या खूबसूरत बैलेंस मेंटेन किया है कि चाहे अरब वर्ल्ड हो चाहे इजराइल हो, इंडिया दोनों का इतना इंपॉर्टेंट पार्टनर है कि कोई इंडिया को निगलेक्ट नहीं कर सकता। कि आप देखो जो रिसेंट G20 समिट हुआ तो उसमें भी जो ये कॉरिडोर साइन हुआ, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो साइन हुआ, इसमें इंडिया के बिना नहीं हुआ, उसी तरह पॉसिबल ही नहीं लग रहा था इससे पहले। और वैसे इजराइल और इंडिया का रिलेशनशिप भी बड़ा कोजी रिलेशनशिप, बड़ा कोर्डियल रिलेशनशिप है एज ऑफ नाउ। तो उसमें चाहे आप डिफेंस की बात करो, मिलिट्री इंपोर्ट्स में तो सर आई थिंक इंडिया तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है इजराइल से। चाहे आप डिफेंस की बात करो, चाहे जैसे आपने मिलिट्री सपोर्ट की बात करी, एग्रीकल्चर की बात करो, तो इन सारे एरियाज में इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का एक फॉरेन पॉलिसी का या इंडिया की पॉलिसी का एक बेसिक सा फैक्टर रहा है कि इंडिया ने कभी भी किसी तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं किया। ये 1947 से लेके आज तक की हमारी पॉलिसी का एक बेसिस रहा है कि वायलेंस को हम कभी सपोर्ट नहीं करते, चाहे फिर वो वायलेंस स्टेट स्पॉन्सर्ड हो,
चाहे फिर वो वायलेंस स्टेट बैक्ड हो या फिर वो किसी नॉन स्टेट एक्टर की वायलेंस हो। तो अगर हमास ने अटैक किया है तो इंडिया कभी भी ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की बिल्कुल बेसिस रहा है। सर, तो इस मुद्दे को अब अगर देखते रहें, अगर हम अभी भी वी विल फॉलो इट अप, हम देखते रहेंगे अगले आने वाले 15 दिन 20 दिन में क्या हाउ सिचुएशंस कम अप, एंड वी वुड लाइक टू अपडेट आवर ऑडियंस ऑल्सो। वी विल मेक सर्टन वीडियो जहाँ पर अगर कोई बड़ी अपडेट आएगी तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। बट सर, इस मुद्दे के अराउंड अगर मैं इसको एक हाइंडसाइट में देखूँ तो क्या इस मुद्दे को जब पहले ही यूएन ने सॉल्यूशन दिया था तो कैन वी से दिस एज अनदर फेलियर ऑफ यूएन? क्योंकि यूएन के मैं पर्सनली तो क्या ही, बट देन देयर आर सेवरल एरियाज इन विच यूएन हैज़ फेल्ड। हम अगर इंडिया का ही मुद्दा देखें, वहाँ पर भी हम मुद्दा लेकर गए बट हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। हम इसी मुद्दे को अगर यहाँ पर भी बात कर लें तो ये मुद्दा भी तो सबसे पहले वहीं पहुँचा। बट क्या इसको यही माना जा सकता है कि अगर वहीं पर सॉल्यूशन बेटर दिया जाता शायद आज ये सिचुएशन होती ही ना? सर, यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे फेलियर हैं, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे फेलियर रहे हैं जब से उसकी फॉर्मेशन हुई है। तो जैसे ये मुद्दा मैंने आपको बताया कि मुद्दा था, ये एक फेलियर रहा है। कश्मीर इशू एक फेलियर रहा है। उसी तरह अभी कोविड मिसमैनेजमेंट एक फेलियर रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस के फेलियर बहुत रहे हैं, पर यूनाइटेड नेशंस की रेलेवेंस क्या है? यूनाइटेड नेशन एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके सारी कंट्रीज उससे बात करती हैं। अगर जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें, PSIR में एक थ्योरी होती है कि ग्लोबल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए होती है। तो वो जो अथॉरिटी है, वो अम्ब्रेला बॉडी है, वो आपकी क्या है? वो आपकी यूनाइटेड नेशंस है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, डिस्कशन प्लेटफॉर्म है कंट्रीज के बीच में। तो ये एक इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड नेशंस की। फेलियर है, बिल्कुल है, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, पर हाँ, यूनाइटेड नेशंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सर, फिर व्हाट इज टू एंड दिस वीडियो? आई होप काफ़ी अच्छी डिस्कशन हमने कर ली है। तो वी हैव बीन एबल टू टच ऑल द एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस वॉर दैट इज गोइंग ऑन। नाउ टू कंक्लूड दिस डिस्कशन, सर, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब क्या दिखता है आपको अगले आने वाले 15 दिन, 1 महीने? क्या होराइजन आप लेकर चलते हैं कि कुछ क्या दिख रहा है आपको अपने सामने के क्या हो सकता है? सर, वे फॉरवर्ड तो मैं क्या ही बताऊंगा, है ना, कि ये दुनिया की जंग कहाँ को जाएगी इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इजराइल ने फुल फ्लेज्ड वॉर डिक्लेयर कर दी है। उन्होंने बोला है कि भैया अपने बोरिया बिस्तर पैक करो। And we have already lost, sir, 1200 plus people. 1500, sir. 1500. More than 1500 people as of now. We are discussing this and recording this. So more than 1500 lives have been lost. तो अब यही हो सकता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें थोड़ा इंटरफेयर करेंगी थोड़ा, और इस की और लॉस ऑफ लाइव्स ना हो। और इस रेजोल्यूशन को, जैसे चाइना ने बोला था कि दे आर ऑल्सो रेडी टू रिजॉल्व दिस इशू, तो इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की और बड़ी मेजर कंट्रीज की ही इंटरवेंशन की। बट सर, काफ़ी कन्विक्शन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यही हम कोऑपरेशन सोच रहे थे कि रशिया यूक्रेन के बीच में भी दिखेगी। वहाँ पर अभी तक हम कुछ खास नहीं कर पाए, एंड वो चल ही रहा है पैरेलली। दिस हैज आल्सो स्टार्टेड, सो इट विल रिक्वायर, बिल्कुल सर, अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। वी ऑल हैव टू कम टुगेदर टू फाइंड अ सॉल्यूशन। That's it, sir. Thank you very much for your time. Thank you for such a fruitful discussion. And for you aspirants, I hope आपको ये discussion पसंद आई होगी. I hope you will be, you would have been able to learn something new from this video. अगर आपको अभी भी इसके अंदर कुछ doubts लग रहे हैं, आप अपने राय, अपने comments इस वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं। वी विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स एंड होपफुली वी विल मेक अनदर वीडियो। अगर इसके आगे और भी कुछ अपडेट्स होंगी, वी विल स्टे इन टच। एक छोटी सी बात जाते हुए कि लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने इतिहास के बारे में थोड़ा और जानना है इसको लेकर। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। सो गाइज, अगर आपको इंटरेस्ट रहा है, अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।